नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। पंजाब में आने वाली 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होशियारपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, यही सही समय है। आज फिर कह रहा हूं कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। भाई और बहनों, भाजपा विरासत भी विकास भी इस मंत्र पर चल रही है। आपने देखा है, जब अफगानिस्तान में संकट आया, वहां पर हमारे जो सिख भाई बहन रहते थे, वहां जो हमारा गुरुद्वारा था, बहुत खतरे पैदा हो गए, तो हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे अदब के साथ माथे पर रख करके भारत लाए। इतना ही नहीं, हमने साहिबजादों के बलिदान को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाना तय किया। और ये सिर्फ एक दिवस नहीं है, इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी प्रतिबद्धता केरल के बच्चे को भी पता होनी चाहिए, आसाम के बच्चे को भी पता होना चाहिए, तमिलनाडु के बच्चे को पता होना चाहिए, बंगाल के बच्चे को भी पता होना चाहिए। और इसलिए हमने वीर बाल दिवस के द्वारा हिंदुस्तान की भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए वीर बाल दिवस की परंपरा शुरू की है। भाई और बहनों, भाजपा विरासत भी विकास भी इस मंत्र पर चल रही है। आपने देखा है, जब अफगानिस्तान में संकट आया, वहां पर हमारे जो सिख भाई बहन रहते थे, वहां जो हमारा गुरुद्वारा था, बहुत खतरे पैदा हो गए, तो हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे अदब के साथ माथे पर रख करके भारत लाए। इतना ही नहीं, हमने साहिबजादों के बलिदान को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाना तय किया। और ये सिर्फ एक दिवस नहीं है, इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी प्रतिबद्धता केरल के बच्चे को भी पता होनी चाहिए, आसाम के बच्चे को भी पता होना चाहिए, तमिलनाडु के बच्चे को पता होना चाहिए, बंगाल के बच्चे को भी पता होना चाहिए। और इसलिए हमने वीर बाल दिवस के द्वारा हिंदुस्तान की भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए वीर बाल दिवस की परंपरा शुरू की है। दिल्ली में एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं पेयजल संकट को लेकर सियासत भी उबाल पर पहुंच चुकी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने राजधानी के कई हिस्सों में पेयजल किल्लत का आरोप लगाते हुए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा दिया है। आतिशी का कहना है कि उन्होंने न केवल हरियाणा सरकार को बल्कि केंद्र सरकार को भी पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया है। उन्होंने मांग की कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी अवश्य मिलना चाहिए। दिल्ली अपनी पूरी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। यमुना नदी में दिल्ली में वो पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद पॉन्ड पर हैं।
यहाँ पर 674 फीट पर पानी का लेवल होना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बगल में एक वाटर मीटर भी है जो आपको दिखाएगा कि अभी पानी का स्तर उससे 3.5 फुट से ज्यादा कमी पर है। आज के दिन पे 370.3 पर फीट पर यहाँ पर यमुना का वाटर लेवल है। आज के ही दिन पिछले साल 374.5 फीट पर पानी था। अब क्या होता है कि जो यमुना का पानी आता है, इससे आपका वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपका चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहां से पानी मिलता है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से प्रोड्यूस करेंगे? तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है, आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही मच रही है। पीएम के मेडिटेशन पर जाने की खबर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 7वें चरण की वोटिंग से पहले सपा चीफ ने शहजादे सह भी देंगे और मात भी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है ध्यान लगाने जा रहे हैं जहां पर विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था, लेकिन ध्यान लगाने की जरूरत तो 5-7 साल पहले थी। इस बार 140 करोड़ की जनता 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और किसान की आय के साथ जो धोखा दिया है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए जो लोग जनता का गुस्सा समझ गए हैं, वो न केवल खुद डगमगाए हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास डगमगाया था, बल्कि उनकी जवान भी डगमगा गई। जो मुख्यमंत्री दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, दूसरों को माफिया कहते हैं, आज सबसे ज्यादा खनन और सबसे ज्यादा सोनभद्र के रिसोर्सेस की चोरी कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उनके सहयोगी लोग। और आप देखते होंगे कि सब के सब उनके मंच पे रहते हैं या मंच के आसपास रहते हैं। तो जो लूटने वाले हैं सोनभद्र को, वो सरकार के मंच पे रहते हैं। तो ये जनता सब बात समझ गई है, इसलिए जनता इन्हें हराने जा रही है। इनके पास कोई रास्ता नहीं है और किसी भी जगह चले जाएं, उन जगह तो चुनाव खत्म हो गया है। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। अभी मुझे सुनने, हालांकि उनके बारे में नहीं कहना चाहिए, शहजादे शह भी देंगे, मात भी देंगे। सुनने में आया है कि इस बार उनका टेंट खाली था और टेंट खाली में वो लोग बैठे थे जो टेंट हटाने वाले थे। वो चाहते थे जल्दी भाषण खत्म हो तो वो टेंट हटाने का मौका मिल जाए। उतने ही लोग टेंट में बैठे थे जो टेंट हटाने के लिए आए थे मजदूर। सर, बीजेपी नैरेटिव बना रही है कि अगर इंडिया जीतती है तो ST/SC OBC का आरक्षण। देखिए, जो आप पढ़े लिखे लोग हैं वो बात समझ लें, पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण अगर किसी ने छीना है तो बीजेपी ने छीना है। पहले पिछड़े दलित आदिवासी जो बच्चे होते थे, कंपटीशन में आते थे, वो सामान्य कैटेगरी में भी नौकरी पा जाते थे, उन्हें सामान्य मेरिट में भी शामिल किया जाता। उनको अगर पाबंदी करके अपने अपने जो सेगमेंट है उसमें उनको बांध दिया है। पिछड़ों को अपने में बांध दिया, आदिवासियों को अपने में बांध दिया, दलितों को अपने में बांध दिया। कोई भी जनरल कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। और जो जनरल कैटेगरी है वो 50% की अगर हम माने तो उसी में धर्म आता है। तो आप खुद सोचिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसको ज्यादा मिल रहा है और किसने ज्यादा किया है, और वहीं पिछड़े दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना है। वो इसलिए बैठक है क्योंकि बीजेपी वाले झूठ बोलने में बहुत आगे हैं, झूठा प्रचार करने में बहुत आगे हैं।
मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि 4 जून को अच्छे दिन तो आए नहीं, खुशियों के दिन आएंगे, प्रेस की आजादी के दिन आएंगे। उस दिन मित्र मंडली तो बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल दिमाग का और सोच का है। दिमाग ऐसा हो जो आदिवासियों का दुख दर्द समझता हो, सोच ऐसी हो कि आज के समय पे टेक्नोलॉजी चीजें हैं या जो जरूरतें हैं उनको पूरा कैसे कोई कर सके। सवाल चेहरे का नहीं है, हमें वो चेहरा नहीं चाहिए जो बार बार रंग बदल करके आता है, अपनी ड्रेस बदल करके आता है, मेकअप करके आता है। हमें ऐसा कोई चेहरा नहीं चाहिए। हर चुनाव में ओपिनियन पोल दे रहे हैं बीजेपी वाले कि हम इतने इस चरण से इतना देखिए, जीत चुके हैं। तो जिसका दाना उसका गाना, जिसका दाना उसका गाना। तो जिसका चाहिए आपको वो अपना दाना दे दे, वही ओपिनियन आ जाएगा। आप कितनी सीट जीत? इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा। अभी तक तो मैं सोचता था कि क्यूटो में लड़ाई है, लेकिन कल की रैली के बाद ये लग रहा है कि क्यूटो भी देश के प्रधान सांसद जी हारने जा रहे हैं। जो उन्होंने गांव गोद लिया था उसका कोई नाम नहीं ले रहा है, और जो मां गंगा को साफ करने के लिए कहा था, सोचिए मां गंगा से जिन्होंने झूठ बोला हो उसे कौन छोड़ेगा। इसलिए काशी के लोग उन लोगों को सजा देंगे जिन्होंने मां गंगा के लिए झूठ बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया। आखिरी चरण के मतदान और नतीजों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जयराम रमेश ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पीएम मोदी एक आउटगोइंग प्रधानमंत्री है। समझ लीजिएगा कि ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ साथ ये निवर्तमान गृह मंत्री हैं। 486 सीटों में तो चुनाव हो चुका है, पर पहले 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। और चुनाव होते गए, अभी 7वां चरण बाकी है, पर इसमें कोई शक नहीं हो सकता, ये तय है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री गोइंग आउट हो जाएंगे। इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी। 5 साल तक इंडिया जनबंधन की सरकार स्थिर सरकार, संवेदनशील सरकार, जिम्मेदार सरकार जरूर बनेगी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि एक विधायक के बेटे समेत कुछ हाई प्रोफाइल लोग पब में शराब पीकर उस पोर्श कार में सवार हुए थे। पटोले ने आरोप लगाया कि विधायक ने मामले को कवर करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। पत्रकारों से बात करते हुए पटोले ने यह भी दावा किया कि दुर्घटना के समय कार रेस चल रही थी। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग दोहराई और पुलिस के कार में मौजूद लोगों के नाम का खुलासा करने को कहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी सहित बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने पंजाब में पहली बार पैसे और सिफारिश के बिना सरकारी नौकरियां दी हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुक्तसर साहिब में आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जगदीप सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान ये बात बोली है, जिसे आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। दोस्तों, अच्छा एक चीज बताओ, आप में से किस किस को फ्री बिजली मिल रही है, बिजली का बिल 0 आ रहा है? पक्की बात? मोहल्ला क्लिनिक बने, आम आदमी क्लिनिक ठीक काम कर रहे हैं, दवाइयां फ्री मिल रही हैं, डॉक्टर इलाज करता है ठीक से, अच्छा काम हो रहा है ना। अब स्कूल भी अच्छे होने लग गए, और मान साहब ने 50,000 बच्चों को नौकरी दिलाई है, सरकारी नौकरी, किसी से पैसे नहीं लिए, बिना पैसे के, बिना सिफारिश के पहली बार पंजाब में नौकरियां मिलनी चालू हुई है कि नहीं हुई है? आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आज मैं आप लोगों से कुछ मांगने आया हूं, दोगे? आपने हमें 117 में से 92 सीट दी, 92, हमारे हाथ मजबूत किए, इसी वजह से हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं।
अब 13 की 13 दे दो, ये दिल मांगे मोर, ये 13 की 13 दे दो। देखो केंद्र सरकार बहुत तंग कर रही है, पंजाब के हक नहीं दे रही। 9,000 करोड़ रुपया पंजाब का लेके बैठी है केंद्र सरकार। उस पैसे से गांव गांव में सड़कें बननी थी, आपकी सड़कें नहीं बन रही, मोदी सरकार लेके बैठी है पैसे। अगर आप ये 13 MP दे दोगे, ये 13 MP मोदी जी के घर जाके बैठे रहेंगे, जब तक पैसे नहीं देंगे ये बाहर नहीं आएंगे, काम आपके काम करा के लाएंगे, आपके हक लेके आएंगे। और अभी 3 दिन पहले लुधियाना में अमित शाह आए थे, सुना आपने वो वीडियो? अमित शाह धमकी दे के गए हैं लुधियाने में, किस किस ने सुना वो वीडियो? अमित शाह धमकी दे के गए हैं, बोले 4 जून के बाद मैं पंजाब की सरकार बर्खास्त कर दूंगा, भगवंत मान को मुख्यमंत्री से हटा दूंगा। ये क्या बात है, ये तो गुंडागर्दी है। 117 में से 92 MLA कैसे करोगे भाई साहब? पंजाबियों को खरीदोगे? कितना पैसा लगाओगे पंजाबियों का? डराओगे, तोड़ोगे? मैं अमित शाह को कहना चाहता हूं, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। अगर प्यार से मांगा होता 1 आध सीट दे देते, लेकिन धमकी दे के गए हो। 1 तारीख को पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी तुमको इस धमकी का बदला लेके दिखाएंगे दोस्तों। छोड़ना नहीं है इनको। उनकी हिम्मत कैसे हुई पंजाब में आके धमकाने की? तो दोस्तों 1 तारीख को सारे जने वोट करने जाना। गर्मी बहुत पड़ रही है, जैसे आज हिम्मत करी उस दिन भी हिम्मत करना, लाइन में लगना पड़ेगा। पानी की बोतल साथ ले जाना, ठंडे पानी की बोतल। और काका बराड़ को जानते हैं सब लोग? एक बार ताली बजा दो काका बराड़ के लिए। कितने नंबर पे बटन है? बटन कितने नंबर पे? ऊपर से कितने नंबर पे बटन है? बटन 4 नंबर पे बटन है। 4 नंबर पे बटन है, ऊपर से झाड़ू का बटन। इतना दबाना, रिकॉर्ड बना देना पूरे। ब्रजभूषण शरण सिंह के बाद अब उनके बेटे और केसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार करण भूषण शरण सिंह भारी विवाद में फंस गए हैं। दरअसल करण भूषण सिंह अपने काफिले के साथ कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले में चल रही फॉर्च्यूनर कार ने 3 लोगों को बुरी तरीके से रौंद दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद से ही करण भूषण सिंह विवादों में आ गए। भाजपा नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी सभी के दिलों में बसे हैं। आप यानी कि इंडिया गठबंधन सबके दिलों का रास्ता रोकेंगे क्या? जो विपक्ष है वो अपने कर्मों से रसातल में जा चुका है। अमेरिका व दुनिया के अन्य देशों की चेतावनी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हमले के रोकने के आदेश के बावजूद रफा में इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। इजरायली सेना के टैंक मिस्र की सीमा पर बसे गाजा के रफा शहर की सड़कों को रौंद रहे हैं। 29 मई को हुई भीषण लड़ाई में रफा के 37 फिलिस्तीन और 3 इजरायली सैनिक मारे गए। इजरायल ने कहा कि गाजा में हमास का शासन खत्म करने के लिए 2024 के अंत तक लड़ाई चल सकती है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय आसमान से आग बरस रही है। लू के थपेड़ों ने लोगों को जीना दुश्वार कर रखा है। इस प्रचंड गर्मी के बीच एक राहत की खबर सामने आई है। ये खुशखबरी मौसम विभाग ने मानसून को लेकर दी है। आईएमडी ने ताजा अनुमान के अनुसार 24 घंटों के दौरान केरल समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में झमाझम बारिश होगी। वहीं लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम और पूर्वोत्तर में मध्य बारिश से होने की संभावना जताई गई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।